हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। और आज हम करने वाले हैं टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग का जो पहला मॉक हुआ था। ये कब हुआ था? आपका 5 अप्रैल को हुआ था। तो उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, और उसका सॉल्यूशन करने से पहले एक बार रिजल्ट जान लेते हैं। 5 अप्रैल को हुआ था ये मॉक टेस्ट। संडे से पेपर तक हर एक दिन एक मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ होगा, जो 50 मार्क्स का होगा। इस पेपर का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब क्या है आपका? बिल्कुल भी ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जो इसकी कट ऑफ रही है, जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसके हिसाब से, जो आपके वैकेंसी और पेपर जो देने वाले जो बच्चे हैं, उनके रेशो के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड की जाती है हमेशा एग्जाम में। तो इसकी कट ऑफ रहेगी एग्जाम की 37। नरेश कुमार, पूनम शर्मा, मधु शर्मा, रिंकू, ज्योति, मयंक यादव, योगेंद्र एंड पंकज, ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। जितने ज्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं, उतना ही ज्यादा हमें पता चलता है कि पेपर में बच्चों की तैयारी कैसी है और कैसे उनका स्कोर पेपर में रहने वाला है, और किस लेवल तक हमें तैयारी करनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दी स्टूडेंट, ये अप टू द मार्क अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आगे सॉल्यूशन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, ऑफ ऑल मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग। अब यहाँ पे इसमें ऑफ ऑल मॉडल्स, ठीक है, यहाँ पे द मोर लुक गुड लुकिंग दे रखा है, तो ऑफ ऑल आ गया, यानी कि दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहा है, तो मोर नहीं आएगा। यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए था? मोस्ट का। तो मोर की जगह मोस्ट आएगा, तो एरर किस में तय है? थर्ड पार्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। ही हेल्ड he had to the boys the books passionately। तो यहाँ पे होल्ड ऑन आएगा, होल्ड इन आएगा, या होल्ड ऑफ आएगा? देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है, दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो होता है स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है जमे रहना, किसी बात पे डटे रहना। और होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? पकड़ना भी होता है, पकड़ना। ठीक है, यानी कि किसी चीज को पकड़े रहना। अगर आपने कोई चीज जैसे रस्सी पकड़ रखी है, तो होल्ड ऑन द रोप। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा यूज हो सकता है। तो दोनों सेंस में इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दे डिड नॉट नो वेयर डैश फ्रॉम। अब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे डिड नॉट आया है ना, तो डिड नॉट आया तो पास्ट आया है, और पास्ट में है तो पास्ट ही दूसरे आपके क्लोज में लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या? हैड कम और केम। अब केम जो होगा ना, वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन होगा, यानी कि अगर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम है, उसी पे पहला एक्शन हुआ है और उसी पे दूसरा एक्शन हुआ है, तो दोनों का सेम टेंस आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टाइमलाइन के बारे में बताया गया है, तो मैंने बताया है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर काम होता है, तो उस पॉइंट के ऊपर काम को हम सिंपल टेंस से बताते हैं, यानी कि इंडेफिनिट से बताते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे वो पास्ट का है। और उसके बाद पहले किसी पॉइंट से काम शुरू हुआ था, तो वो कंप्लीट हो गया है वहां तक, तो उसको हम किस में बताते हैं? परफेक्ट टेंस में बताते हैं। तो यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, तो उससे पहले कोई एक्शन हुआ होगा, तो वहां पे किसका यूज होगा? पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, तो यहाँ पे केम का यूज ना होकर के किसका यूज हो जाएगा? हैड कम। क्योंकि यहाँ पे जो दे हैड कम, वो पहले ही आ चुके हैं उसके पता लगाने से पहले। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट, ही वॉज एन स्विमर। एलिजिबल भी हो सकता है, एबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ओल्ड नहीं हो सकता, एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है बाद वाले फिलर के ऊपर। ही वॉज एन एलिजिबल या एक्सपर्ट स्विमर, बट वॉज स्वेप्ट अवे, लेकिन उसको बहा दिया गया बाय स्ट्रॉन्ग वाटर। तो हो नहीं सकता, ठीक है, वाटर पानी बहाया होगा, तो किसी लहर ने बहाया होगा या बहाव ने बहाया होगा, तो करंट को, पानी के बहाव को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर, वन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर गिव्स
मैनी एक्सप्लेनेशन टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग फोर्थ या ब्रिंग आउट। देखो, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी कि पैदा करना। एक तरीके से ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस। ठीक है। और ब्रिंग इन का मतलब होता है टू अर्न, अर्न करना। ठीक है। तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा, और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है लाना। ठीक है। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन। ठीक है। टू एक्सप्लेन या रिवील। अंडरस्टूड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर। नेक्स्ट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। जब भी आपकी एक सेंटेंस की शुरुआत एडजेक्टिव से हो, और वो भी एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में हो? कंपैरेटिव डिग्री में हो। किस डिग्री में हो? कंपैरेटिव डिग्री में हो। और उससे पहले क्या लगा हो? आर्टिकल था। और दूसरे क्लोज की भी शुरुआत हमें 100% आर्टिकल द और उस एडजेक्टिव से ही, उसके कंपैरिजन कंपैरेटिव एडजेक्टिव से ही करनी पड़ती है। यानी कि अगर यहाँ पे मोर लगा है और उससे पहले आर्टिकल द लगा है, तो दूसरे क्लोज की शुरुआत भी आर्टिकल द और आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से ही होगी। तो जिस ऑप्शन में ये कर रखा है वो हमारा राइट आंसर है। तो फोर हो जाएगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द हायर योर विल बी। याद रखना, ये हमेशा पेयर में चलते हैं और ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल के एसएससी सीजीएल मेंस से लिया गया है। सारे के सारे जो इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया गया है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे गए हैं। द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। अब यहाँ पे देखो, ये आपका पैटर्न आ गया। देखो, जैसे कि है ना, अगर हम किसी मैच की बात करते हैं, या होटल की बात करते हैं, या किसी प्लेस की या बिल्डिंग की बात करते हैं, तो कई बार हमें ये बताना पड़ता है कि 5 विकेट से जीत गई, या 5 स्टार होटल है, या भाई 80 साल पुराना है। तो उसमें है ना, हम क्या करते हैं कि नाउन का तो जो यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 5 स्टार्स होटल। अब यहाँ पे है ना, ये बड़ा अटपटा लगता है और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो होटल नाउन है ना, ये तो हमारा है सिंगुलर। और इस 5 की वजह से स्टार्स को यूज करते हुए हमें इसको बनाना पड़ता है प्लूरल। ठीक है। लेकिन ये जो आपका नाउन है, ये एज ए एग्जेक्टिव काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे ये प्लूरल का यूज नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइफन का। हाइफन का कैसे यूज करते हैं? हम क्या करते हैं, 5 और स्टार के बीच में हाइफन लगा देते हैं। और ये हाइफन क्या करता है? ये किसी भी नाउन को सिंगुलर बना देता है। उससे पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हुआ है, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या है? आपका अगर नंबर लगा हुआ है, और उस नंबर के बाद आपको यूज करना है किसी भी नाउन को इन सिंगुलर फॉर्म, तो आप क्या करें, हाइफन लगा दें। तो हाइफन लगाने के बाद ये जो स्टार है, जो स्टार्स था, ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। सिंगुलर फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल देते हैं, अगर मैंने बोल दिया 10 डेज, ठीक है, 10 डेज कोर्स, ये एक्सप्रेशन गलत है। इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? 10 हाइफन लगाऊंगा, डे, फिर हाइफन लगाऊंगा, कोर्स। तो यहाँ पे 10 डे कोर्स हो जाएगा। यहाँ पे हाइफन लगाने से एस को हम प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू डैश मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो योर आंसर शीट। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि डिटर्मिनेशन दिखा रहा है आपको। 100% क्लैरिफिकेशन वो दे रहा है, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। 100% आपको क्या दे रहा है? क्लैरिफिकेशन दे रहा है। क्लैरिफिकेशन देने के लिए या स्टेट करने के लिए कि ये होने वाला नहीं है, या डेफिनेट है, ये फिक्स कर दिया उसने। तो किस मॉडल का यूज होता है? मस्ट का यूज होता है, बाकी कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। फिर आ गया हमारा इफ क्लोज। इफ क्लोज आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे भाई। एक बार लिटरेचर और फोनेटिक्स वाली वीडियो पहले डालेंगे, राइटिंग वाला सेक्शन 10 या 11 तारीख तक कंप्लीट करवा देंगे। फिर उस पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे, और उन क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। इफ के बाद हेड कम लगा रखा है, तो पक्का उसके बाद क्या आता है?
अगर वुड नहीं दे रखा, पहले तो आता है वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, इस बात का ध्यान रखना। अगर वुड नहीं दे रखा तो उसके बाद मोडाल आएगा, वो भी पास्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है। वैसे तो 100% इनका पेयर किसका रहता है, हैड कम के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन कई बार एबिलिटी दिखानी है या पॉसिबिलिटी दिखानी है पास्ट में, तब भी हम इनके अंदर माइट और कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म क्या होनी चाहिए, वुड या मॉडल के बाद हैव की फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इफ क्लोज में परफेक्ट टेंस लगा है पास्ट का। तो यहाँ पे ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ कुड हैव बीन आ जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, बार्ले इजंट आइदर और इज नाइदर में बच्चों को कंफ्यूजन होगी 100%। देखो मेरे भाई, बहुत सिंपल से तरीके से बताता हूं। देखो, आइदर और नाइदर का यूज कब किया जाता है, जब हमें सिमिलैरिटी शो करनी है या सिमिलैरिटी शो नहीं करनी है। अब देखो, नाइदर का यूज कब होगा, नाइदर का यूज तभी होगा जब पहले सेंटेंस में, पहले क्लोज में नो या नोर का यूज हो, तभी नाइदर का यूज होगा। नोट के केस में नाइदर का यूज नहीं होता है। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या है, सर आइदर का उल्टा होता है नाइदर, तो इसके साथ क्या हम नोट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, सिमिलरिटी शो करनी है। देखो भाई, जैसा स्ट्रक्चर पहले सेंटेंस में दे रखा है वैसा ही स्ट्रक्चर हमें दूसरे सेंटेंस में बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंजंक्शन एंड का यूज कर रखा है। तो यहाँ पे अगर नोर और नाइदर कंजंक्शन का यूज कर रखा होता ना, तो नाइदर नोर का यूज होता। यहाँ पे जो आइदर यूज हुआ है वो एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, और एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, तो वेट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर को, सेम हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब को, फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ वर्ब को यूज करते हुए हमें आइदर का यूज करना है, क्योंकि ये नेटिव को हमारा रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, नेटिव को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे बार्ले इज नॉट आइदर आना है, इज नॉट आइदर आना है। बात समझ में आई? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इसका आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा, नाइदर का यूज कैसे कर सकते थे, अगर सेंटेंस ऐसे आता, नॉर व्हीट, नॉर व्हीट इज नेटिव एंड बार्ले इज नाइदर। ठीक है, तो ऐसे हम यूज कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का सिंपल से याद रखना, अगर सेंटेंस हमारा दे रखा है, क्वेश्चन टैग सबसे पहले मैं बता देता हूं। अगर मैंने बोल दिया ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर इसका इन्वर्जन शो करते हैं। सिर्फ हम ये बोलते हैं क्या वो एक लड़का है ना। है ना, जो वर्ड है ना, ये आपका क्वेश्चन टैग है। अगर मैं हिंदी की बात करूं आपको समझाने के लिए, तो ही इज अ बॉय, आपको क्या करना है, सिंपल। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। और जो टेंस यहाँ पे सेंटेंस में यूज हुआ है, वही हमारा जो टेंस है आपका क्वेश्चन टैग में यूज होगा। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आपकी सेंटेंस में यूज हुई है, वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगी। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, इजंट ही। और सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में नाउन दे रखा है तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज होता है। ये आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ सभी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इट इल दे रखा है, तो विल नॉट का जब मैं कॉन्ट्रैक्शन बनाता हूँ, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या बनता है, वॉन्ट बनता है। इसी तरह के एक क्वेश्चन और होता है, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या बनता है, शैंट बनता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन बता देता हूं, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या बनता है, आरंट बनता है। हाँ जी, आरंट बनता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा, हैजंट बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो सिंपल सा आपको क्या ढूंढना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दे रखी है, सबसे पहले तो उसी को ढूंढने की कोशिश किया करो, कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वही हमारे क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। जल्दी जल्दी से करते हैं।
द ड्राइवर वॉज डैश इंजर्ड, डाइड, डाइड आ गया तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में फैटल वर्ब का यूज होता है। फैटल किस में दे रखा है? सेकंड में, तो आंसर हो जाएगा टू। अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली डैश नेशन। अब यहाँ पे एज का यूज करके, एज का यूज करके हमने क्या, देखो सेम स्ट्रक्चर रहता है जब एज वेल एज एंड का यूज करते हैं हम। तो ऑफ अ फैमिली दिखाना है, रिलेशन दिखाना है उस चाइल्ड का। फ्यूचर है किसका? ऑफ अ फैमिली। और डायरेक्टली एज अ नेशन नहीं कर सकते क्योंकि चाइल्ड को एज अ नेशन नहीं दिखा सकते, लाइक अ नेशन नहीं दिखा सकते। आंसर क्या हो जाएगा? थ्री। सेंस से भी कर सकते थे ये क्वेश्चन कि फ्यूचर है किसका? फैमिली का भी, एंड ऑफ अ नेशन, और एक नेशन का भी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? थ्री। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है अटमोस्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अगर आंसर में है तो थ्री हो जाएगा इसका आंसर, सिनोनिम बताना था। पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? थ्री। एटर्नल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या फॉर एवर लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग या फॉर एवर लास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका हमें एंटोनिम बताता है, तो टेम्परेरी हो गया, कुछ ही समय तक रहने वाला। ठीक है। कॉमेडी हो गया आपका जो हंसी मजाक होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द एक्शन विद इन लुक इनटू वंस ऑन माइंड। अब इनटू वंस ऑन आ गया ना, तो हमेशा इस तरह के वर्ड्स में इंट्रो का यूज होता है। और मेरे भाई लुक इनटू का मतलब क्या होगा? आपका क्या करना? छानबीन करना। अब इंट्रोस्पेक्शन इसके लिए वैसे वर्ड होता है, इसको तोड़ के भी स्पेक्ट का मतलब होता है छानबीन करना, इंट्रो का मतलब होता है खुद में ही, यानी कि खुद की ही छानबीन करता। अच्छा, इंट्रोवर्ट एक वर्ड आया है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स विद अदर्स। जो ज्यादा बातें नहीं करते लोग, जो दूसरों के साथ खुल के बातें नहीं कर पाते, अपने में ही रहते हैं, उनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, ये तो मैंने, है ना, टेस्ट सीरीज आपने देखी होगी, उसमें भी बताया है। और आपका मैंने रूट वर्ड्स की एक वीडियो डाली थी, कैसे आपको सिनोन आपको क्या करने चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने चाहिए। अगर वो वीडियो भी देखिए ना, ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होते। एम्बिगुअस यानी कि एमबी यानी कि टू, एमबी यानी कि टू, और गुअस यानी कि मीनिंग। जिसके दो मीनिंग होते हैं वो एम्बिगुअस होता है, यानी कि उसका मीनिंग क्लियर हमारे लिए नहीं होता। ही टर्न अ डीफ ईयर टू हिज पेरेंट्स एडवाइस। बिल्कुल रिफ्यूज कर देना, सुनने से मना कर देना, बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं देना, तो इसका क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, रिफ्यूज टू ओबे। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई, वोकैब का तो डायरेक्टली है ना, मीनिंग पे डिपेंड करता है। आपको मीनिंग आता है तो वोकैब कर पाओगे, नहीं तो फिर है ना, उसमें तुक्का ही मारना पड़ता है आपको। एक्सेस जो होता है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वर्ब फॉर्म में हो, एक्सेस वर्ब के बाद या एक्सेस वर्ड के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो एक्सेशन नाउन बना दिया, नाउन बना दिया तो भाई टू का यूज होगा। एक्सेस का नाउन बना दिया तो यहाँ पे टू का यूज होगा। किसी भी फॉर्म में एक्सेस वर्ड यूज हुआ हो, टू का ही यूज होता है। स्ट्रेस जिंदगी में भी है और वर्ड में भी है, क्योंकि मेरे भाई जरूरी है स्ट्रेस, स्ट्रेस के बिना काम नहीं चलता है। स्ट्रेस किस पे दिया जाता है? स्ट्रेस हमेशा आता है सिलेबल पे। और सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है आपका वावल साउंड। वावल साउंड कंटेन जो करता है, एक वावल साउंड को सिलेबल बोला जाता है। और इस वावल साउंड के साथ अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स भी लगी हों तो भी सिलेबल ही बोला जाएगा, उसको कॉन्सोनेंट साउंड पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है, हमेशा वावल साउंड पे ही स्ट्रेस पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा द। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। अब ये देखो मेरे भाई, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है मेरी, उसको देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो आने वाले क्वेश्चंस है फ्रेजेस के, क्लोजेस के और पार्ट्स ऑफ स्पीच के, फ्रेजेस वाले क्वेश्चन की वीडियो आज ही डल जाएगी। ठीक है। तो व्हाट अ मैन, देखो यहाँ पे व्हाट अ मैन जो है ना, व्हाट अ मैन, बेसिकली मैन क्या है? नाउन है। और ये व्हाट किसके लिए यूज हुआ है? मैन के लिए। ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले लग के नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, एडजेक्टिव बता दिया। अब मेरे भाई ये एडजेक्टिव इसको एक्सप्लेन एक्सक्लेम करने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए बनाया है, तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। मेन हमें याद रखना है कि वो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आता है तो एक्सक्लेमेटरी वेक्सक्लेमेटरी कुछ भी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो जाएगा सी। वन मस्ट ऑलवेज ऐड डैश एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जब भी दिया जाता है तो आखिरी में सबसे पहले आखिरी में जो चीज दी जाती है वो दी जाती है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, सेलिंग के लिए होता है कि आप कुछ सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो क्या सेल कर रहे हैं और कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स ही दी जाती है एडवर्टीजमेंट के नीचे। कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लो, आप फोन उठा के देखोगे ना तो दुनिया भर के आपके एडवर्टीजमेंट आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे आपको मिल जाएंगे। वो पहले क्या होगा, बता रखा होगा कि क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या हम बेचना चाह रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद क्या है, और सबसे नीचे क्या होगा, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल, आप कैसे खरीद सकते हो, कहाँ से खरीद सकते हो। पेट्रिकन सोनेट मैंने बताया था। पेट्रिकन सोनेट में कितनी लाइंस होती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट इसका होता है। ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती है, सेस्टेट में कितनी लाइंस होती है। पेट्रिकन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ये भी लिख देना। राइम स्कीम बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। शेक्सपियरियन सोनेट जो एड्रेस की जाती थी वो दो लोगों के लिए की जाती थी, डार्क लेडी एंड डब्ल्यू एच के लिए। डब्ल्यू एच जो थे वो अल थे साउथहैम्पटन के। डब्ल्यू एच की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। और इसकी शेक्सपियरियन सोनेट्स की जो थी वो कितने नंबर थे, 154 नंबर थे। 154 में से 166 दिया है और उसके बाद लास्ट टू दी है, बाकी बची किसके लिए दी है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। लास्ट टू वाली अलग दी गई है, पहली 126 अलग दी गई है, और बीच वाली जो बच गई वो अलग दी गई है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक विलियम शेक्सपियर पे शॉर्ट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। सेंटेंस आपको बताना है, देखो मेरे भाई, इस तरह के सेंटेंस जो आपका सबॉर्डिनेट क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज का यूज करके एक ऐसे कंजंक्शन में बनाए जाते हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस किनको कहते हैं, जिनके अंदर कंजंक्शन का यूज होकर दो अलग अलग, दोनों प्रिंसिपल क्लोज होते हैं लेकिन कंजंक्शन का यूज करके हम उनको जोड़ देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन का यूज करके जोड़ते हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम बताएंगे। तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन। अब ये जो है ना, ये आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है ना तो अभी समझ में आ जाएगा, बड़े अच्छे से समझा रखा है। ये इन द डकॉइट्स हाइडिंग प्लेस, ये किसके लिए लगा है, ये देखो। क्या ये स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए लगा है, नहीं, सब्जेक्ट के लिए तो नहीं लगा, यानी कि एजेक्टिव तो होगा नहीं। एजेक्टिव कब होगा, जब नाउन या प्रोनाउन की आपकी क्वालिटी बता रहा होगा। नाउन और प्रोनाउन से यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, नहीं बता रहा। नाउन क्लोज होगा नहीं, नाउन क्लोज होगा नहीं, क्योंकि तुरंत वर्ब के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद में एक थिंग को या पर्सन को बताना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोला था होता वॉज फाउंड एन ओल्ड पेंटिंग, तो यहाँ पे ये नाउन क्लोज हो जाता, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेज, ये नाउन फ्रेज हो जाता। ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ना, आपको एक नाउन को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये वर्ब के बारे में लगा हुआ है, तो वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब क्लोज का यूज करते हैं। एडवर्ब का यूज करते हैं, तो एडवर्ब फ्रेज बना दो या क्लोज बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसीवर से एड्रेस कहाँ लगा होता है, देखो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लगा होता है, फिर उसके बाद डेट लगी होती है, फिर डेट के बाद रिसीवर से एड्रेस लगा होता है, रिसीवर से एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लगा होता है, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन लगी होती है, उसके बाद आपका मेन बॉडी लगी होती है, मेन बॉडी के बाद आपका क्लोज लगा होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद क्या लगा होता है, सिग्नेचर लगा होता है। ये आपके लेटर का फॉर्मेट है। तो डेट के बाद आया रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस यानी कि आपका बी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है लेटर राइटिंग की, जो तो जाके देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके राइटिंग सेक्शन का, और नोट्स डाल रखे हैं आपकी ऐप के ऊपर, वहां जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। ये भी पूरा करवा चुका हूं मैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंस एनालिसिस में वर्ड को कैसे देखते हैं, इन्हीं से आपको पता चलेगा कि नाउन क्लोज है या फ्रेज, नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है। अगर ये वीडियो नहीं देखी ना तो आपको नहीं समझ में आएगा नाउन क्लोज और ये एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब फ्रेज या नाउन फ्रेज। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ही सब्जेक्ट है, टीचीज क्या है, वर्ब है, अस क्या है, इसका पहला सब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्टली एक आंसर है whom का, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश आंसर है व्हाट का, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो आंसर आ गया बी। ये अच्छे से करवा दिया है, जाके देख लो, डिटेल्ड हर एक चीज मैंने इसमें बता दी है। नोटिस के टॉप में क्या होता है, नोटिस के टॉप में होता है जो अथॉरिटी नोटिस को आपको पब्लिश करती है उसका एड्रेस होता है। सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये जो नोटिस है किसने आपको भेजा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। पोस्टर के पार्ट में क्या क्या हो सकते हैं भाई, पोस्टर क्या होता है, बेसिकली बखान करता है किसी एक आइडिया का या किसी भी एक थिंग का। तो कोट्स हो सकते हैं, स्लोगन्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, कोई सब कुछ हो सकता है इसमें, तो डी बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। इनविटेशन की जो टोन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 100% इनफॉर्मल होनी चाहिए। इनविटेशन जब दिया जाता है 100% इनफॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन कर्टियस होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से आपको इनविटेशन में बात करनी चाहिए, नहीं तो इनविटेशन ऐसे नहीं दिया जाता, आता हो तो आ जाइयो, नहीं तो रहने दियो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वॉइस चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है तो सबसे पहले हु देखो, हु के बाद हु बदलता है, बाय हुम में, सब में बाय हुम लगा है, टॉट है सेकंड फॉर्म है, किस में बदलता है, वॉज या वर में, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म किस में लगी है, देखो कहाँ लगी होनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले लगी होनी चाहिए, यानी कि यू वर तो आएगा नहीं, वर यू आ सकता है, वो वॉज ग्रामर नहीं आएगा, वर ग्रामर नहीं आएगा, क्योंकि यू जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आंसर हो गया बी। सिंपल, ऐसे देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है। इट इज टाइम है, इट इज टाइम तो यूं का यूं रहेगा, इट इज टाइम ए तो आ नहीं सकता, वो लगा दिया, टेंस नहीं बदल सकते हम। ठीक है, इट इज टाइम दे दिया, इसमें क्या होता है, जब भी इट इज टाइम दे रखा हो, इट इज टाइम दे रखा हो, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट आ जाता है वो आगे आ जाता है, हम लगा देते हैं फोर, फोर के बाद लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, वर्ब को हम नहीं बदलते, टू के बाद क्या लगाते हैं, बी, बी के बाद क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस कैसे बना, बी प्लस थर्ड फॉर्म को ही पैसिव वॉइस बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है सबसे पहले, तो जो देखो यहाँ पे पास्ट दे रखा है ना, तो टुमारो को बदलो सबसे पहले, कहाँ कहाँ टुमारो, नेक्स्ट में बदल रखा है, ए में बदल, बी में बदल रखा है, सी में बदल रखा है, यानी कि ना तो ए होगा ना ही आपका सी होगा। देखो ये कीवर्ड्स है डायरेक्टली याद करने के लिए। अब फिर देखो विल को, विल देखो, विल आई के अनुसार आया, आई बदल जाएगा ही में, ही बदल गया तो ही के साथ क्या लगता है, विल बन जाएगा, पास्ट में जाएगा तो वुड बन जाएगा, तो इसमें विल दे रखा है, नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, ही वुड। पूरा सेंटेंस मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही करना चाहिए पेपर में, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, देखो बहुत आसान सी चीज है ये तो। नो सेट द चाइल्ड, कितने भी कोशिश कर ले, ये कितना भी वो बड़ा और अलग अलग सेंटेंस देने की कोशिश कर दो, ठीक है, उसको हमें हमेशा कैसे देखना है, हमें अपने कीवर्ड्स को याद रखना है कि किस चीज में बदलेगा। ठीक है, अब वॉन्ट दे रखा है, वॉन्ट की फुल फॉर्म क्या है, विल नॉट, विल नॉट किस में बदलेगा, वुड नॉट में बदलेगा। सबसे पहले तो देखो वुड नॉट कहाँ दे रखा है, यहाँ पे वुड नॉट दे रखा है, यहाँ पे वुड नॉट दे रखा है, यानी कि बी और डी तो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं आगे की। आगे में अगर यहाँ पे वुड नोट दे दिया ना, तो आगे तो बिल आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया, यानी कि ए भी गलत हो गया, आंसर आ गया सी। इतना बड़ा सेंटेंस मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं, पूरा सेंटेंस क्या था, नो सेड द चाइल्ड आई वोंट नील, फॉर इफ आई डू आई शेल स्पॉइल माई न्यू पेयर्स ऑफ, देखो यहाँ पे वुड आ जाएगा, यहाँ पे फिर भी अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए और कंफ्यूज कर दे, तो आई डू की जगह आई डिड आ जाएगा, प्रेजेंट बदलेगा पास्ट में, शेल है आई बदल जाएगा चाइल्ड के हिसाब से, तो ही आ गया, ही आ गया तो ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, फ्यूचर में विल बदल जाएगा वुड में, वुड बदल जाएगा, तो यहाँ पे शेल की जगह क्या लग जाएगा, वुड लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, कितना भी बड़ा सेंटेंस दे दो इजीली कर देना। वोकेशन आपका चैप्टर है जो किसने लिखा है, आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैंने बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोएम्स एंड पोइट जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएगा 100%, पेपर दे के आओगे ना तब बोलना मुझे आया कि नहीं आया। अ शॉर्ट मानसून डायरी किसने लिखा है, रस्किन बॉर्ड ने लिखा है, आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है।
चलो आगे करते हैं। अगर आपने मेरी पोइट्री की फॉर्म्स की पहली वीडियो देखी है तो उसमें ही मैंने बता दिया था कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती है वो अपने आप में एक लिरिक तो है ही है। अगर वो गाई गई है ना, अगर वो सॉन्ग के रूप में या किसी भी जगह पे सिंग की गई है तो वो अपने आप में लिरिक है, तो लिरिक तो होगा ही होगा। ठीक है। अब ये जो ला बैले डैम सेंस मस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या है? एक बैलेड है कीट्स की। जो फेमस बैलेड है ना उनको लर्न करना ही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। बहुत बार पेपर में आती है। चार्ल्स डिकन कौन थे? चार्ल्स डिकन्स बहुत ही ज्यादा फेमस एक नॉवेलिस्ट थे। किस एज से संबंध रखते हैं और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल कौन सी है? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी भी एक हमारे नॉवेलिस्ट थे, जो अपना जो जितने भी उन्होंने वर्क्स लिखे हैं वो वेसेक्स में लिखे हैं। जैसे कि आप द मेयर ऑफ द कैस्टरबीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल जो इनकी है। ठीक है। वेसेक्स में लिखे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? वेसेक्स। बेसिकली ये वहीं के रहने वाले थे। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क रहा है जिसको आपका बोला जाता है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस क्या है? सबसे वह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कुछ जानकारियां हैं, वो मैं आपको देना चाहूंगा। कोशिश करते हैं बताने की। ये किसका है? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्रेल्यूड। अब ये जो प्रेल्यूड है ना, ये इन्होंने लिखी थी, लिखना शुरू किया था 1798 में, जब वो 18 साल के थे। और ये कब तक लिखी इन्होंने? ये लिखी इनके 3 मंथ्स, जब 3 मंथ्स बिफोर डेथ, अपनी मृत्यु के 3 महीने पहले तक इन्होंने इस पोएम को लिखा है। इस पोएम का कोई नाम नहीं था। बेसिकली अपनी बहन को जब इन्होंने लेटर लिखा था ना, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ को, ये डॉर्थी वर्ड्सवर्थ का जिक्र ये हमेशा अपने वर्क में करते हैं। इनकी बहन से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। जैसे डेफोडिल्स जो आपकी एक पोएम आती है पेपर में, बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, उसमें भी उन्होंने उनके साथ ही डिस्कशन किया है। उन्हीं के साथ वो घूमने गए थे जहाँ पे उन्होंने वो डेफोडिल्स का डेफोडिल्स वाली जगह देखी। तो यहाँ पे उन्होंने अपना लेटर लिखा था ना, तो उसमें बताया था कि पोएम्स, उन्होंने इसका टाइटल दिया था पोएम टू कॉलरिज। ठीक है। पोएम टू कॉलरिज। लेकिन बाद में इनका नाम, इस वर्क का नाम क्या रख दिया गया? द प्रेलूड। ये 14 बुक्स में पब्लिश्ड है। कितनी बुक्स हैं इससे रिलेटेड? 14 बुक्स हैं। चलिए आगे करते हैं। पीबी शैली के बारे में बताया गया कि कौन सा इनका वर्क नहीं है? क्रिस्टेबल नहीं है। क्रिस्टेबल किसका है? एस टी कॉलरिज का है। ये एस टी कॉलरिज का है। बाकी इनके वर्क है। चलिए आगे करते हैं। एपिक की बात करें तो एपिक क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। एपिक में क्या क्या होता है? ये बायोग्राफिकल होता है। बिगिन ये बायोग्राफिकल होता है। इट इज डज नॉट टेल अ स्टोरी, बिगिंस विद एन इन्वोकेशन, नन ऑफ अबोव। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ मैनी प्योर वाउल्स आर देयर इन मोनोप्थोन्ग्स? कितने हैं टोटल? 20 वाउल्स हैं, जिसमें से 12 मोनोप्थोन्ग्स हैं और 8 डिप्थोन्ग्स हैं। 12 में से 12 को प्योर बोला जाता है, 8 को इम्प्योर बोला जाता है। ठीक है। चलिए आंसर देते हैं 48 का। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। देखो मेरे भाई, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मेटोनमी, मेटोनिमी, और एक होता है सिनेक्डकी। ठीक है। जब हम किसी पार्ट्स को लेकर के पूरा होल को बताते हैं तो हम मेटोनिमी का यूज करते हैं। और सिनेक्डकी का यूज कब करते हैं? जब हम होल को डिफाइन करते हैं पार्ट्स को लेकर के। पार्ट्स को लेकर के होल को डिफाइन करते हैं, समझते हैं। यहां पे इस एग्जांपल में होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं, सिटी क्या कैसे बनती है? पीपल है, बहुत सारे लोग रहते हैं किसके अंदर? सिटी के अंदर।
यानी कि इस सिटी का के पार्ट्स कौन है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, पीपल है, यानी कि पीपल से मिलके ही सिटी को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स हैं ये डिफाइन कर रहे हैं सिटी को, यानी कि सिटी पीपल को डिफाइन कौन कर रहा है, सिटी को। तो सिटी होल है और पीपल पार्ट्स हैं। तो अगर पीपल को बताने के लिए, एड्रेस करने के लिए सिटी का यूज किया गया है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, मेटर। अगर इसका उल्टा हुआ तो किसका यूज हो जाएगा, सेनेक्टकी का। ये एग्जांपल हम जब मैं वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो इसमें अच्छे से बताऊंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अलोन, अलोन, ऑल सभी में ए की साउंड आ रही है तो क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर्स और साउंड का हम यूज करते हैं तो एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। फ्रिकेटिव्स कौन से हैं, ये फ व ल, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे फ्रिकेटिव्स हैं। इनको देख लेना। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।